चलिए जी, अगला है आरसी सीरीज सर्किट जिसमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं। आरसी सीरीज सर्किट मतलब एक ऐसा इसी सर्किट जिसमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस हो और वो एक के पीछे एक मतलब सीरीज में लगे हुए हों, तो उसमें किस तरीके से करेंगे। देखो, एक चीज मुझे हमेशा याद रखनी है कि अगर मैं सिर्फ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की बात करता हूँ तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में हमारा ईएमएफ और करंट दोनों के दोनों इन फेज होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई एंगुलर डिफरेंस नहीं होता। एंगुलर डिफरेंस को ही हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। दूसरा हमने ये देखा था कि अगर मैं एक इंडक्टिव सर्किट की बात करता हूँ तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि जो करंट है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। और अगर कैपेसिटिव सर्किट की बात करता हूँ तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड्स अहेड ऑफ द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। तो करंट जो है वो वोल्टेज से आगे होता है बाई पाई बाई टू। इसी तरीके से हमने एक कॉम्बिनेशन देखा था जिसमें रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस था, तो उसको हम ये बोल देते थे आरएल सर्किट। अब इसी तरह से एक कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, इसको हम इसीलिए बोल रहे हैं आरसी सीरीज सर्किट, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है एक के पीछे एक। तो जरा देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पर एक कैपेसिटेंस लगा दिया। रेसिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इसको बोल दिया आर, ये हो गया सी। उसके बाद हम ये कहेंगे कि आर हो गया और सी हो गया। फिर मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया इस तरह से, और इस वोल्टेज सोर्स का क्या होगा, एक ईएमएफ होगा। ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम हमेशा यही लेकर चलते हैं कि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं ईएमएफ लेकर चलूंगा अपनी तरफ से और फिर उसके बाद देखूंगा कि करंट किस तरीके का आता है, करंट किस तरीके का हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमको पता चलता है। देखिए, यहाँ पर मैंने बोला कि बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो करंट यहाँ से निकला आई, वही करंट यहाँ पर इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा, बिकॉज दिस इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के केस में जो करंट है वो वोल्टेज के साथ ना इन फेज होगा। ठीक है, मतलब वी आर का मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या है, ये एक सीरीज सर्किट है। तो मैं जानता हूँ सीरीज सर्किट की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सर्किट बट वोल्टेज डिवाइड्स। और वोल्टेज किसके बराबर होती है, इसमें जो वोल्टेज होगी और इसमें जो वोल्टेज होगी वो टोटल वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होगी। ठीक है ना। अब हम ये कहेंगे कि ये आई और वी आर, बिकॉज इट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के केस में आई और वोल्टेज ये दोनों के दोनों इन फेज होंगे, एक दूसरे के साथ फेज में होंगे। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में करंट लीड्स अहेड ऑफ वोल्टेज बाई पाई बाई टू। तो मैं करंट को क्या करूंगा, यहां बना दूंगा बेटा इधर। करंट को मैंने इधर बना लिया आई, और वोल्टेज को मैंने पीछे बना लिया बी सी। बी सी मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, और ये पाई बाई टू। ठीक है, तो इस बार मैंने क्या करा, करंट को आगे बना लिया, करंट को आगे बना लिया और बीसी को इधर नीचे बना लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बताइए यहां तक क्लियर है दोनों को। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में अब मैं आ जाता हूँ फेजर डायग्राम इसका बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम अगर आप ये देखिए, यहाँ पर ना एक चीज है जो मुझे ये ध्यान में रखनी है कि अगर सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जहां पर मेरा, आप ये देखो, मैं एक चीज बनाकर इसमें दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस होता तो रेसिस्टेंस वाले केस में ना हमने ऐसे दिखाया था कि यहाँ एक्स एक्सेस है, यहाँ वाई एक्सेस है, ये हमारा ई एम एफ है ई, और ये हमारा, बल्कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट है,
और ये आई नॉट है। तो हमने ये कहा था कि दोनों ही एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बना रहे हैं, मतलब दे बोथ वर इन फेज, दोनों के दोनों सेम फेज में थे। पहली चीज तो ये थी। अगर सिर्फ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होता, अब आ जाओ अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या है, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं इधर, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में बेटा ऐसा होता था कि जो हमारा करंट है, करंट वोल्टेज तो यहाँ पर मैं दिखाता था शुरू से ही, ये हमारा ई नॉट हो गया, और मैं ये दिखाता था कि ये ओमेगा टी, ये ई है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर जो करंट है ना, वो लीड्स अहेड करता है बाई 90 डिग्री। तो मैंने करंट यहाँ दिखा दिया था इधर आई नॉट, और ये दोनों के बीच में एंगल दिखा दिया था 90 डिग्री, ये था। अब क्या है कि जो करंट है, वो करंट इससे 90 डिग्री आगे है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक चीज तो मेरे को ये समझ में आ गई कि अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट वोल्टेज से आगे होगा, करंट की वैल्यू वोल्टेज से ऊपर की तरफ होगी। पहली चीज तो ये हमें समझ लेना चाहिए ढंग से। दूसरा क्या है कि लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटेंस नहीं है, यहाँ पर रेसिस्टेंस भी है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो कैपेसिटेंस की वजह से करंट थोड़ा सा, करंट जो है 90 डिग्री अहेड होगा रेसिस्टेंस की वजह से, सॉरी कैपेसिटेंस की वजह से, लेकिन रेसिस्टेंस कहता है कि करंट उसके साथ इन फेज आ जाए, करंट बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आ जाए जिस डायरेक्शन में ईएमएफ है। तो क्या होगा, रेसिस्टेंस इसको थोड़ा सा करंट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए। यस सर। क्लियर है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा होता है कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की वजह से तो करंट जो है ईएमएफ इधर है, तो करंट उससे आगे ही होगा, 90 डिग्री आगे होगा। पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन साथ में रेसिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, तो रेसिस्टेंस क्या कोशिश करेगा, रेसिस्टेंस ये कोशिश करेगा कि भाई रेसिस्टेंस के हिसाब से तो करंट इसके साथ इन फेज होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस कहता है कि इसको इन फेज आ जाना चाहिए, कैपेसिटेंस कहता है कि नहीं 90 डिग्री आगे आ जाना चाहिए, और सीरीज सर्किट ये कहता है कि इसमें भी करंट सेम और इसमें भी करंट सेम। अब क्या होगा, हमें सबकी बातें माननी है, नहीं तो ये सर्किट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। रेजिस्टेंस कहता है कि करंट ईएमएफ के साथ साथ हो, कैपेसिटेंस कहता है कि करंट जो है वो 90 डिग्री आगे हो, ईएमएफ से 90 डिग्री आगे हो, कैपेसिटेंस ये कहता है। और सीरीज सर्किट ये कहता है कि दोनों जो है, दोनों में करंट सेम हो। तो फिर एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा तो कैपेसिटेंस मान जाएगा और थोड़ा सा रेसिस्टेंस मान जाएगा। रेसिस्ट कैपेसिटेंस कहेगा कि भैया मैं थोड़ा सा कम आ रहा हूँ, और रेसिस्टेंस कहेगा चलो मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं, ये प्रूवन फैक्ट है, ये ऐसी कहानी नहीं बता रहा हूँ, सचमुच में ऐसा ही है कि ये जो है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों ये डिसाइड कर लेंगे कि चलिए एक कॉमन वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि करंट सेम ही रहना चाहिए तभी सीरीज सर्किट एग्जिस्ट करता है, नहीं तो सीरीज सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर क्या होता है कि ये जो करंट है, ये करंट ऐसा आ जाता है कि जैसे मान लीजिए हमने अब फेजर डायग्राम, अब मैं सीधा सीधा इसका बनाऊंगा जो हमारा आरसी सर्किट का है। तो ये तो आपको दोनों के अलग अलग बताए, अब आरसी सर्किट का कॉमन फेजर डायग्राम क्या बनेगा वो समझिएगा। मैंने यहाँ पर जो है, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हो गया इधर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखिएगा कि जब ये दोनों एक कॉमन रास्ता निकाल लेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए हम कुछ करते ही नहीं है, सबसे पहले तो हमें ईएमएफ बनाना होता है। तो सबसे पहले मैंने ईएमएफ बना लिया, और जब भी हम आरएल सर्किट की बात करेंगे या आरसी सर्किट की बात करेंगे, तो वहां पर ये ई नॉट और आई नॉट नहीं लेकर चलेंगे, मैं यहाँ पर कह दूंगा ई वेक्टर। और ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इस बार दोबारा बताता हूँ और पक्का समझ में आ जाएगा कि यहाँ मैं ई वेक्टर क्यों लेकर चल रहा हूँ। ई वेक्टर ले लिया। अब देखिएगा, ये रेसिस्टेंस कहता है कि मुझे तो इन फेज रहना है रेसिस्टेंस सर्किट में, और ये कैपेसिटिव सर्किट में कहेगा कि नहीं मुझे तो 90 डिग्री पर रहना है। दोनों एक कॉमन पाथ ले लेते हैं,
और करंट को यहाँ दे देते हैं कि चलिए जी करंट को ना यहाँ ले लिया हमने इधर, करंट को इधर ले लिया, तो ये जो करंट है ऑब्वियस सी बात है, मैं जानता हूँ हमेशा का रूल है, बिल्कुल याद रखना कि करंट की वैल्यू ईएमएफ से कम ही कम होगी, ठीक है, बाई ओम्स लॉ, क्योंकि ये हमारा E इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ है, तो जो करंट है करंट की वैल्यू ईएमएफ से कम ही कम होगी। ईएमएफ को जब डिवाइड कर देते हैं ना रेजिस्टेंस से तब जाकर करंट आता है, तो करंट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ एज फार एज देयर मैग्नीट्यूड इज कंसर्न्ड, वैल्यू उसकी। अच्छा, तो ये तो हो गया आई, तो मैं दिखा दूंगा पीछे की तरफ, ये तो हो गया आई, इधर आई हो गया, और यहाँ पर ये वाला जो मैं रेजिस्टेंस दिखाऊंगा ये कौन सा रेजिस्टेंस है, इसको मैं बोलूंगा वी, मतलब रेजिस्टेंस कह रहा हूँ सॉरी, वोल्टेज, वोल्टेज कौन सी बोलूंगा यहाँ पर मैं, वी आर। सवाल ये उठता है, आप कहोगे कि वी आर क्यों ले रहे हैं, वी आर इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमने ये कहा था कि दोनों के लिए कॉमन करंट हम लेकर चल रहे हैं, तो एक इसका तो 90 डिग्री आ गया, इसका इन फेज है, तो बीच का रास्ता निकाल लिया, तो बीच का रास्ता करंट ये, और करंट वी आर के ही इन फेज होता है, क्योंकि करंट और वी आर इन फेज होते हैं इस वजह से कि वी आर है, ये वी आर यहाँ तक समझ में आ गया, आई के साथ में वी आर क्यों लिया, वीसी क्यों नहीं लिया, हाँ सर। ठीक है। अब यस सर। अब जो ये करंट है, जो ये करंट है, करंट लीड्स अहेड, करंट लीड्स अहेड बाई 90 डिग्री, किस केस में, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस के केस में, तो अगर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस का वोल्टेज देखा जाए तो कैपेसिटेंस का वोल्टेज यहाँ पर होगा इस तरफ, और हाँ ये देखने से पहले इसको दिखाता हूँ, ये देखने से पहले छोड़ो, हम ये कहेंगे कि जो करंट है ये करंट 90 डिग्री अहेड होता अगर अकेला कैपेसिटेंस होता, लेकिन कैपेसिटेंस तो नहीं है ना, अब तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो करंट में और ईएमएफ में अब जो फेज डिफरेंस आएगा उसको मैं बोल दूंगा फाई, उसको मैं फाई बोल दूंगा, इस फेज डिफरेंस को फाई बोल देंगे। जब कंबाइंड सर्किट होते हैं ना, तो कंबाइंड सर्किट में एक नया फेज डिफरेंस ले लेते हैं, तो वो हो जाता है फाई, ठीक। तो करंट अब क्योंकि आरसी सर्किट है, अगर अकेला सी होता, कैपेसिटर होता, तो 90 डिग्री होता, ये दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता, लेकिन ये थोड़ा झुक गया है, थोड़ा आ गया है इसकी तरफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉमन वो निकालने के लिए, तो दोनों में फेज डिफरेंस हो गया। अब करंट जो है आई जो है वो कैपेसिटिव वोल्टेज के, कैपेसिटिव वोल्टेज के 90 डिग्री अहेड है, 90 डिग्री अहेड है, तो हमने ये बना दिया बेटा VC, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली वैल्यू 90 डिग्री होगी। ये समझ में आता है कि नहीं आता, बता दो प्लीज। हाँ सर। बच्चे आकृति बताइए, आकृति कृतिका दोनों बताइए। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये VR है, VR को बोलिए VR वेक्टर, ये VC है, VC को बोलिए VC वेक्टर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी सेटिस्फाई करना है। सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड, वो डिवाइड कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से डिवाइड होता है कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो, दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, जब मैं वेक्टर लेकर चल रहा हूँ तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या होगा, पैरेललोग्राम, इसको इससे ज्वाइन करो। सर ये वीसी वाला दोबारा समझा दोगे? वीसी वाला दोबारा बता देंगे। देखिए, आप ये देखिएगा कि जो ये करंट है आई, है ना, जो ये करंट है आई, आई और ई में रिलेशन पता चल गया, आई और ई में रिलेशन पता चल गया। अब वी आर और वीसी देखना है। अब वी आर और वीसी बिल्कुल सिंपल है, आई जिस डायरेक्शन में वी आर उसी डायरेक्शन में, आई जिस डायरेक्शन में वी आर उसी डायरेक्शन में, आई जिस डायरेक्शन में है उससे 90 डिग्री पीछे वीसी है, आई इस डायरेक्शन में है तो इससे 90 डिग्री पीछे वीसी है, बस। ठीक है सर। ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब मैंने ये कहा कि ये मेरा फेजर डायग्राम फाइनल बन गया किसका, एक आरसी सीरीज सर्किट का। चलो जी, आरसी सीरीज सर्किट। और सर ये फाई जो एंगल है ये हमेशा वी आर के साथ ही बनाता है ई? जो फाई वाला एंगल है ना, ये हमेशा वी आर के साथ नहीं, ये बनाएगा आई के साथ। हाँ सर ठीक है आई सर। के साथ, ठीक है। देखो दोबारा बताता हूँ कि आई जो है ना, आई अगर सिर्फ रेसिस्टिव सर्किट होता तो आई होता इस डायरेक्शन में, बिल्कुल ई की डायरेक्शन में, जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन में।
लेकिन कैपेसिटिव सर्किट है, तो अगर सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट होता तो ये होता इससे आई जो है, आई इससे 90 डिग्री आगे पाई होता। बाय 2 आगे। तो दोनों का एक कॉमन वैल्यू के रेजिस्टेंस ने कह दिया कि चलो जी मैं अपने करंट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और कैपेसिटेंस ने कह दिया कि मैं अपने करंट को थोड़ा घटा देता हूँ, ताकि दोनों की कॉमन वैल्यू निकल आए जो कि सीरीज सर्किट को सेटिस्फाई करते हैं। समझ गए? हाँ सर, सर आ गया। मतलब एक ये कॉमन एंगल हो गया ना जो दोनों ने कंपेंसेट तो बिल्कुल सही, कॉमन एंगल हो गया जो दोनों को, मतलब वो एंगल जो है ना, एंगल उस चीज को कंपेंसेट कर रहा है। कंपेंसेशन जो है, कंपेंसेशन एंगल प्रोवाइड कर रहा है, एंगल थोड़ा सा झुक गया, उसकी वजह से करंट की वैल्यू कॉमन आ गई दोनों के लिए। आप ये देखोगे कि मैं सिर्फ आई बोल रहा हूँ, मैं आई आर नहीं बोल रहा, मैं आईसी नहीं बोल रहा, क्योंकि आई तो सेम होगा, सीरीज सर्किट है ना। समझ गए? यस सर। ठीक, अब बस आई को देखेंगे और इसको देखेंगे कि आई के साथ वी आर इन फेज है, इस वजह से वी आर यहाँ बना दिया। अच्छा, ये आई बन गया। हम ई से क्या बनाते हैं? हम ई से करंट निकालते हैं। ई को हम ये लेकर चलते हैं किसी भी सर्किट में, सबसे पहले मैं यही लेकर चलूंगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर उससे मैं आई निकालता हूँ, तो आई तो आ गया। अब आई का फेज कितना है? अब आई का फेज कितना है मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या करा, मैंने उसको फाई मान लिया, फेज को फाई मान लेते हैं, तो वो फाई हो गया। आई ही हमेशा ई के साथ में एंगल बनाएगा, तो वही फाई कहलाता है। ठीक, अब आई के साथ वी आर फेज में, तो ऐसे आई के साथ वी सी 90 डिग्री पीछे है, 90 डिग्री पीछे बना दिया। और फिर वी सी और वी आर का जो वेक्टर सम है, नॉर्मल सम तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन लेकर चल रहा है, एंगल इन्वॉल्व है ना। तो जहां पर भी एंगल इन्वॉल्व होगा दैट मींस डायरेक्शन इन्वॉल्व है, डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो मतलब वेक्टर सम होगा। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि ई वेक्टर इज इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर। बता दीजिए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, बताओ। हाँ सर। यस सर। अब बात करते हैं जी इनके मैग्नीट्यूड की, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम ये कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी नॉट, और वी नॉट की पावर में आर लिख दिया ऐसा, वी नॉट की पावर में आर, तो ये तो वी नॉट आर हो गया। उसके बाद इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वीसी, कैपेसिटिव वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट, और पावर में लिख दो सी। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद में अब जब हम इनकी मैक्सिमम वैल्यूज की बात करते हैं, तो वी नॉट आर जो है, वी नॉट आर क्या हो जाएगा? वी नॉट आर होगा आई नॉट आर, है ना। करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, विच इज गोइंग टू बी द सेम, आई नॉट सेम रहेगा। इसी तरह से वी नॉट सी, तो वी नॉट सी मतलब आई नॉट इंटू, यहाँ तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ लगाएंगे कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस। वो क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। तो ये हो गया एक्स सी, और यहाँ पर मैं ये जानता हूँ कि एक्स सी की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/ओमेगा सी, एक्स सी की वैल्यू। जैसे लास्ट टाइम देखा था, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी। अच्छा, ये हो गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू वी आर की, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू वीसी की। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा, इसकी भी तो मैक्सिमम वैल्यू होगी कुछ, जो ईएमएफ है, ईएमएफ की भी तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ईएमएफ है ई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? आप खुद देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, वीसी की मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट सी, वी आर की मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट आर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर, प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर। ये हो गया। तो यहां से क्या करेंगे? वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, वी नॉट की वैल्यू डालो, वी नॉट आर की, आई नॉट आर का स्क्वायर, वी नॉट सी की वैल्यू आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, अब ई नॉट कितना हो जाएगा? ई नॉट हो जाएगा अंडर रूट
आई नॉट का स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ये हो गया। आई नॉट को बाहर निकाल लो, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम ये कहेंगे कि भाई आई नॉट को अगर इधर ले आए, ई नॉट अपॉन आई नॉट अगर इधर ले आए तो ये क्या बचेगा मेरे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। किसी भी दुनिया के किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देते हैं तो उस सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाता है। और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि अगर कोई भी ऐसा सर्किट होता है ना बेटा जिसमें रेजिस्टेंस के अलावा कैपेसिटेंस भी हो, इंडक्टेंस भी हो, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस हो, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस हो, या कोई भी दूसरा कंपोनेंट हो, आगे मतलब ग्रेजुएशन में आप लोग ये पढ़ेंगे कि सिर्फ यही कंपोनेंट्स नहीं होते आर एल और सी, आगे ट्रांजिस्टर भी कनेक्ट होते हैं इसमें, एफईटी भी होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं, डायोड्स भी कनेक्टेड होते हैं, उन सबका भी थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका कंपोनेंट्स का मिलकर जो रेजिस्टेंस आ जाता है ना, उस रेजिस्टेंस को हम एक नई टर्म बोल देते हैं Z। Z इज नोन एज इम्पीडेंस। ये कहलाता है कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। जितने भी आप कंपोनेंट्स लगाओ उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस बनता है वो, और रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि इसकी यूनिट जो है वो ओम होती है। तो z इज इक्वल टू इस केस में आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये मिटा रहा हूं उधर। बहुत आसान आसान से न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड कि आप वैल्यू डालो आंसर निकालो। देखिए अब ये हो गया हमारे पास, z कितना आ जाएगा, या तो आप सीधा सीधा बोलो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और चाहो तो उसकी वैल्यू भी डाल दो, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी होती है। ये हो गया। एंड हियर as per the as per the phasor diagram, as per the phasor diagram, जो हमारा I है वो E से थोड़ा सा आगे है। जब I E से थोड़ा सा आगे है तो हम बोल देंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कितना आगे है, 5 फेज डिफरेंस आगे। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बताइए जी, क्लियर है? तीनों बच्चों को क्लियर है? चले आगे। हाँ सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है आरएलसी सर्किट या एलसीआर सर्किट। ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों के तीनों हो, तो उसमें किस तरीके से करेंगे। प्रोसीजर यही लेकर चलेंगे हम, जैसे इसमें सर्किट डायग्राम बनाया था वैसे ही उसमें सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम का भी यही सेम फंडा लेकर चलेंगे। तो इस तरफ करता हूँ, ये मिटा रहा हूँ। RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज सर्किट, इसमें दो अलग अलग केसेस होते हैं। हम बस कोई एक ही केस स्टडी कर लेंगे, उसी से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पर इधर लगाया एक रेजिस्टेंस, फिर लगाया इंडक्टेंस, और फिर लगाया कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस।
रेजिस्टेंस आर, ये इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटेंस सी। यहाँ पर अब हम फिर वही वाला फंडा, वही सीरीज सर्किट है, सीरीज में करंट चेंज नहीं होना चाहिए, करंट रिमेंस द सेम। तो मैंने ये कहा कि जब रेजिस्टेंस है तो करंट ये है आई, और वोल्टेज इसके फेज में चलेगी तो वी आर हो गया। अब जब इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस में क्या होता है कि इंडक्टेंस में जो करंट है वो करंट क्या होगी, वो करंट जो है इट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो करंट को क्या करेंगे, इट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो मैंने ना करंट को यहां दिखा दिया ऐसे, करंट को इधर दिखा दिया आई, और वोल्टेज ऐसे दिखा दी वी एल। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। फिर कैपेसिटेंस के बारे में हम ये कहते हैं कि करंट लीड्स अहेड ऑफ द वोल्टेज। तो करंट को फिर भी मैं ऐसे इसी डायरेक्शन में दिखाऊंगा, करंट हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूं लगातार, और ये कैपेसिटेंस को पीछे कर दिया कि करंट लीड्स अहेड, मतलब करंट अब 90 डिग्री आगे, यहाँ करंट 90 डिग्री पीछे है। मेरा बेसिक आइडिया क्या कि मैं करंट को हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल, तो करंट को मैंने ऐसे ही दिखाया है सेम डायरेक्शन में जाते हुए। मैंने वीएल को चेंज करा और वीसी को चेंज करा है। ऐसा हमने क्यों करा है, ताकि करंट हमारी इन फेज बनी रहे, वही रेजिस्टेंस के साथ। ये दिखाने का तरीका है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहें तो करंट यहाँ पर पीछे है तो इसको तो ऐसे ही दिखा सकते हो, यहाँ करंट आगे है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि VC को हॉरिजॉन्टल दिखा के करंट को ऐसे वर्टिकल दिखा दो, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, बस ये दिखाना है कि करंट 90 डिग्री यहाँ आगे है, यहाँ करंट 90 डिग्री पीछे है, और यहाँ करंट फेज में। ये तो समझ में आ गया सर्किट डायग्राम? हाँ सर। सर्किट डायग्राम क्लियर आकृति? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ना देखिए अलग अलग केसेस होते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो रेसिस्टेंस वाला वोल्टेज है वो परेशान नहीं करने वाला मेरे को। मुझे जो दिक्कत आएगी वो आएगी इंडक्टेंस वाले वोल्टेज से और कैपेसिटेंस वाले वोल्टेज से। तो हो सकता है VL ज्यादा हो सकता है VC बड़ा हो सकता है VL बड़ा हो सकता है VC बड़ा हो। देयर कैन बी टू केसेस। मैं एक केस लेकर चलता हूँ, सपोज VL इज ग्रेटर देन VC। हम ये वाला केस लेकर चल रहे हैं ऐसे ही। अगर आप कहोगे तो मैं उल्टा भी लेकर चलूंगा, कहोगे तो दोनों केसेस बता दूंगा। हालांकि दोनों केसेस की जरूरत नहीं पड़ती है एग्जाम में, वो कभी कहते ही नहीं है कि आप दो अलग अलग केसेस बताइए, ठीक है। सपोज VL इज ग्रेटर देन VC। अब फेजर डायग्राम कैसा बनेगा वो देखना है। सबसे पहले जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो फेजर डायग्राम बनाते टाइम, फेजर डायग्राम इधर बना रहा हूँ बीच में थोड़ा सा ना बड़ा बनाऊंगा। तो जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो पहला फंडा हमारा क्या है, ये सबसे पहले हम ई बनाते हैं। ई यानी कि ये वाला ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, वाई डैश, इधर एक्स डैश। अब जो ई में बना रहा हूँ ना उसको हम इस तरफ बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके बना रहा हूँ बस। ये हो गया हमारा ई वेक्टर, ये ई वेक्टर हो गया। ई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, जो ई होता है हमारा ईएमएफ, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ओमेगा टी। तो एक तो ये एंगल हो गया ओमेगा टी। उसके बाद अब एक चीज देखनी है, क्या ये देखिए जरा, एक्स है और वाई है। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो ये ईएमएफ है और ये करंट है, ये है सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में, ठीक है। दोनों के दोनों इन फेज हैं सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में। फिर आ जाओ सिर्फ कैपेसिटेंस के, सिर्फ इंडक्टेंस के केस में।
इंडक्टेंस के केस में इधर तो ई है, ठीक है, और करंट लैग्स बिहाइंड, तो करंट 90 डिग्री पीछे रह जाता है, करंट 90 डिग्री पीछे रह जाता है। तो ये हो गया इंडक्टेंस के केस में, ठीक। अब आ जाइए आप कैपेसिटेंस के केस में। कैपेसिटेंस के केस में ये तो ई है और करंट लीड करता है, इट लीड्स अहेड बाय 90 डिग्री, तो ये करंट हो गया, इट लीड्स अहेड बाय 90 डिग्री। अब देखिए क्या होगा इस केस में, इस केस में मैं करंट को कहां बनाऊंगा ये समझने वाली चीज है, ठीक है। तो करंट को मैं आगे बनाऊं या करंट को मैं इसके आगे लूं या करंट को मैं इसके पीछे लूं, ये समझना है हमको। अब देखो क्या है, ये सब कुछ डिपेंड इस चीज पर करता है कि हमारा ज्यादा इफेक्टिव इसमें रेसिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है या इंडक्टेंस है, ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है इन तीनों कंपोनेंट्स में। देखिए रेसिस्टेंस तो बेचारा कुछ नहीं करता, रेसिस्टेंस का तो सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि जो भी करंट निकल जाएगी तो रेसिस्टेंस का वोल्टेज तो उस करंट के साथ उसके फेज में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं हम इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस की। अब सवाल आता है कि इन दोनों में इफेक्टिव वैल्यू ज्यादा किसकी है। हम केस लेकर चल रहे हैं VL इज ग्रेटर देन VC। VL इज ग्रेटर देन VC का मतलब क्या है कि जो VL है, जो VL है वो VC से ज्यादा है। अब VL VC से ज्यादा है तो इसका मतलब जो वैल्यू है ना वो डिटरमिन करंट की डायरेक्शन ये डिटरमिन करेगा इंडक्टेंस। तो अब जरा इंडक्टेंस की बात करते हैं। तो अब ये है देखिए ये तो सिर्फ कैपेसिटेंस वाला हो गया, ठीक, ये सिर्फ इंडक्टेंस वाला, ये सिर्फ रेसिस्टेंस वाला। रेसिस्टेंस वाला बेचारा जिस करंट जिस डायरेक्शन में आप जाओगे उस डायरेक्शन में चलने लगेगा, ठीक है। अब देखिए जो इंडक्टेंस की वजह से L की वजह से जो वोल्टेज है VL वो VC से ज्यादा है, तो इसका मतलब डिसाइडिंग डिसाइडिंग डायरेक्शन ये तय करेगा। और ये क्या है, इंडक्टेंस के केस में जो हमारा करंट है, जो हमारा करंट है इंडक्टेंस के केस में वो पीछे रह जाता है, ठीक है। इंडक्टेंस के केस में करंट थोड़ा पीछे रह जाता है और रेसिस्टेंस के केस में करंट बिल्कुल इसके डायरेक्शन में जाता है। तो मतलब अब आप कैपेसिटेंस को भूल जाओ बिकॉज योर VL इज ग्रेटर देन VC, तो VC को तो आप भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए VC को, और सिर्फ इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस की बात करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस के केस में करंट थोड़ा पीछे रह जाता है, रेसिस्टेंस के केस में करंट इन फेज रहता है। तो अब क्या हुआ, फिर रेसिस्टेंस ने कहा कि चलो मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ और इंडक्टेंस ने कहा कि मैं थोड़ा ऊपर उठ जाता हूँ। दोनों ही केसेस में जो कंबाइनिंग फैक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा कि जो आई है वो ईएमएफ से थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, मतलब आई हमारा यहाँ पर रह जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं ये बताइए। आई जो है आई इधर यस रहता है, सर। ये क्लियर है आकाश बताओ। हाँ सर। आई यहाँ पर रह गया, आई यहाँ पर रह गया, तो आई में और ई में जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज ऑफ फाइव, दैट डिफरेंस इज ऑफ फाइव। लेकिन ये जो फाइव डिफरेंस है ना, अब ये पीछे की तरफ है, पहले करंट आगे था तो ओमेगा टी प्लस फाइव करा था, अब जो ये डिफरेंस है अब क्या हो जाएगा, अब ये डिफरेंस हो जाएगा ओमेगा टी में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब आई जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। इससे पहले वाला अगर आपने फेजर डायग्राम पर ध्यान दिया हो तो ओमेगा टी प्लस फाइव वो उससे आगे था। बताइए इतना क्लियर है। हाँ सर। यस सर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमारा काम होता है ईएमएफ से करंट निकालना, ईएमएफ से करंट निकल गया, अब बाकी के जो बचे कुछ एलिमेंट्स हैं VL हो गया, VC हो गया, VR हो गया, अब उनको देख लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आई जो है वो VR के साथ इन फेज है, तो अब आपने क्या करा VR बना दिया यहाँ पर ऐसे, ये हो गया VR, ये हो गया हमारा VR, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों इन फेज है, यहाँ पर करके खत्म करा, ठीक। उसके बाद अब ये है कि जो आई है, आई से 90 डिग्री आगे है VL, तो आई से 90 डिग्री आगे VL है, तो आई से 90 डिग्री आगे VL बना लो, थोड़ा बड़ा बनाना। रीजन क्या है कि VL इज ग्रेटर देन VC, आई से 90 डिग्री पीछे है VC,
तो ये आई है ना, ये आई, इस आई से 90 डिग्री पीछे बना लो बीसी। ये 90 डिग्री हो गया, आई से 90 डिग्री पीछे बना लीजिए बीसी। और एक ना मार्क लगा रहा हूं यहां पर, आप समझ जाओगे किस लिए लगा रहा हूं। जितना ये लेंथ है इतनी ही लेंथ पर यहां पर आप ये दिखा दो बीसी, ये 90 डिग्री। अब समझाता हूं एक चीज, ये बीसी हो गया, ये वीएल वेक्टर, ये बीसी वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि वीएल वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर। फिर वीएल में से अगर ये वीसी सब्ट्रैक्ट करा तो ये वीएल वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर बचेगा कि नहीं, ये बता दीजिए, समझ गए कि नहीं। क्लियर है इतना। यहां से लेकर यहां तक वाला जो हमारे पास है ये हो गया वीएल वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर। और अब हमें क्या करना है, ये वीएल माइनस वीसी आ गया, यानी कि इसका और इसका, इन दोनों का आप रिजल्टेंट बना दीजिए। ये रिजल्टेंट ये हो गया, समझ गए कि नहीं। हाँ सर। रितिका और आकृति, यस सर। क्लियर है। Yes, sir. क्लियर है, चलिए जी। तो अब यहां से मुझे क्या समझ में आता है कि ये मेरा ई वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट किस किस का है, ये वी आर वेक्टर और वीएल माइनस वीसी वेक्टर। जब इतना वीएल माइनस वीसी, देखो ये उतना ना एग्जैक्ट नहीं बन पाया, उतना एग्जैक्ट नहीं बन पाया, थोड़ा सा मुझे इसको और आगे खींचना था। हाँ, अब शायद सही बन जाएगा। ये है वी आर वेक्टर, ये हो गया ई वेक्टर, ये वी आर वेक्टर और ये वीएल माइनस वीसी वेक्टर, और ये 90 डिग्री है तो इसको भी मैं यही बोल दूंगा वीएल वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर। वेक्टर को पैरेलली कितना भी मूव करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वी आर वेक्टर हो गया, ये वीएल माइनस वीसी वेक्टर हो गया। ये जो ट्राइंगल है इतना सा टुकड़ा, इस ट्राइंगल को अलग बनाकर दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस ट्राइंगल को मैंने अलग निकाल लिया यहाँ पर ऐसे। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा यहाँ से यहाँ, इसको ज्वाइन करिए, ये 90 डिग्री। ये जो वी आर है, ये जो वी आर है आप ऐसे दिखाइए, वी आर वेक्टर, ये हो गया वीएल वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हो गया ई वेक्टर, और ये जो एंगल है जो ई वेक्टर इसके साथ में बना रहा है वी आर वेक्टर, यानी कि आई के साथ में जो एंगल बना रहा है ये हो गया फाइव, ठीक है जी। ये करने के बाद में अब मुझे देखना है कि इसमें इंपीडेंस किस तरीके से निकाला जाएगा, ये देखना होगा। चलिए जी, यहां होगा हमारे पास, और इसमें ना बस अलजेब्रा का एक रूल है, उस रूल को थोड़ा सा ना दूर रखना, इससे बताता हूँ भी क्या है। हम यहाँ पर करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी आर वेक्टर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है जी, वी नॉट आर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी आर वेक्टर ये क्या हो जाती है, वी नॉट एल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वीसी वेक्टर ये क्या हो जाती है, वी नॉट सी, ठीक है। वी नॉट आर किसके बराबर होता है, आई नॉट आर के। वी नॉट एल किसके बराबर होता है, आई नॉट एक्सएल के।
V नॉट C किसके बराबर होता है I नॉट XC के, where XL is equal to omega L and XC is equal to 1 upon omega C. XL तो ओमेगा L के बराबर, XC is equal to 1 upon omega C. तो इसका जो मेरे को कंबाइंड रेजिस्टेंस जिसको हम इंपीडेंस बोल देते हैं वो किस तरह से निकलेगा? देखिए जी, जब ये VR है इस डायरेक्शन में तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? V नॉट R। जब ये VL माइनस VC है तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? V नॉट L माइनस V नॉट C। और जो ये E वेक्टर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? V नॉट। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मतलब इनके मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem, E naught square is equal to V naught R का square minus plus V naught L minus V naught C का square। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखिए ये हो गया नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट के स्क्वायर को क्या बोल देंगे? आई नॉट आर का स्क्वायर। वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी क्या हो जाएगा? आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, ये हो गया ई नॉट स्क्वायर, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? दोनों में आई नॉट आ रहा है तो आई नॉट स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आई नॉट स्क्वायर निकाल लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और जब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट और ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आने के बाद में आप समझ ही जाते हो कि भाई ई नॉट अपॉन आई नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि इस केस में क्या? इंपीडेंस। तो ई नॉट अपॉन आई नॉट ये क्या हो जाएगा? मैंने अंडर रूट को लगाया नहीं, अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लिया ना तो अंडर रूट। तो ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और इसको हम क्या बोल देंगे? जेड बोल देंगे। तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा एल, एक्सी की जगह क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा सी, इसका होल स्क्वायर। ये इंपीडेंस आ गया इसका, इंपीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट। बताइए जी, क्लियर है तीनों को? हाँ सर। यस सर। ये आ गया। अच्छा, अब एक काम करना है आप तीनों के लिए, एक छोटा सा काम है। ये जो मैंने फेजर डायग्राम बनाया है ना, ये फेजर डायग्राम बनाया है मैंने VL ग्रेटर देन VC के लिए। अब बिना बुक की हेल्प लिए VL लेस देन VC के लिए फेजर डायग्राम वो बनाकर एक पेपर पे बना के उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं समझ जाऊंगा ये आपको समझ में आ गया। समझ गए? फेजर डायग्राम बना के भेज देना बस मेरे को VC ग्रेटर देन VL के लिए। का सर मतलब VC फिर ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा ना नीचे की तरफ। VC ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा और VC ही डिटरमिन करेगा करंट की डायरेक्शन। हाँ सर। VC करंट की डायरेक्शन को डिटरमिन करेगा, तो बस वो बनाकर आप मेरे को भेज देना, तो मुझे लगेगा कि मैं ये समझाने में सफल हो गया। अगर नहीं आता है समझ में फिर भी तो बताना, फिर मैं इसको भी करा कर दिखा दूंगा। ठीक है, दोनों के ठीक है सर। डेरिवेशन में केवल और केवल इतना अंतर आएगा
कि आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो मैं आपसे नहीं पूछना चाह रहा। उसमें आप एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर देखोगे तो भी एक ही बात है, क्योंकि चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो, वैल्यू सेम आती है, ठीक है ना। तो आप बस इसका फेजर डायग्राम मेरे को बनाकर दिखा देना और कुछ नहीं, समझ गए? ठीक है, ये बनाकर Yes, मेरे को sir. व्हाट्सएप कर देना। अगर टाइम मेरे को मिलता है तो कल आपकी 1:30 पर क्लास में लूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर कल नहीं हो पाएगी क्लास। ठीक है जी, Okay, sir. Thank you, sir. चलिए जी फिर, ओके।